सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो टॉपर हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन फॉर टर्म 2 वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं साइंस के 2 चैप्टर्स, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं फिजिकली वेल नहीं था एंड साथ में मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी डियर सर एक्सपोज्ड के ऊपर, उस वीडियो का एडुकार्ड वालों ने डिलीट करवा दिया था एंड चैनल पे स्ट्राइक भी आ गया था, जिसको कि रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन अब से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स विद एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी अपलोड हो सके। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है क्योंकि बहुत जल्द हम 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं एंड अगर आप सभी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहता है तो बहुत जल्द हम ये टारगेट पूरा कर पाएंगे। इस आधे घंटे के वीडियो के पीछे 3 से 4 दिन की मेहनत रहती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज पे बेस्ड एक लॉ दैट इज ओम्स लॉ के बारे में, फिर देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, उसके बाद डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर बात करें मॉडर्न सोसाइटी की तो जितने भी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका कि हम यूज़ करते हैं अपने होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे ही बेस्ड हैं, चाहे वो फ़ैन हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल फ़ोन हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो, जिस तरह से वाटर के फ्लो को हम वाटर करंट कहते हैं, एयर के फ्लो को एयर करंट कहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, जिस तरह से वाटर के फ्लो को एक पाथ चाहिए, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, उसको फ्लो करने के लिए एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए दैट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, जिसमें कि बैटरी हो, कंडक्टिंग वायर्स हो, बल्ब हो, स्विच हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर रखा है जिसमें कि मैंने सारी चीज़ें लेबल कर रखी हैं। जैसे फर्स्ट है आपका बैटरी, फिर कंडक्टिंग वायर्स, फिर कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू करंट ट्रैवल कर रहा है, फिर है आपका बल्ब, फिर वोल्ट मीटर वोल्टेज बताएगा, एमीटर करंट बताएगा, एंड स्विच है, स्विच को आप ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगा, ऑफ कर दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन होगा आपका राइट की तरफ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता होगा। अब देखो, आपको करंट कहाँ फ्लो करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी बातें तो पता चल गई। अब डिस्कस कर लेते हैं कि करंट को हमें नापना कैसे है मैथमेटिकल टर्म्स में, ताकि हम ये पता कर सकें कि किस डिवाइस को कितने करंट की ज़रूरत है। तो देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इस हिसाब से कितने चार्ज किसी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कहेंगे करंट। दैट इज़ I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I है यहाँ पे करंट, Q है यहाँ पे चार्ज, T है यहाँ पे टाइम, यानी कि कितने चार्ज कितने टाइम में किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहे हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं करंट। अब देखो, जिस तरह से आपने 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, मास का होता है किलोग्राम, उसी तरीके से जो आपका चार्ज है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल A से, एंड टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, जो कि आपको पहले से ही पता होगा। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज़ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि आप भी सिंपली कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपली ये बोल दोगे कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करे किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट। दैट इज़ 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकंड। अब देखो, जिस तरह से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, उसी तरह से 1 मिली एम्पियर में होते हैं आपके 10⁻³ एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻6 एम्पियर। तो ये कन्वर्जन भी आपको याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये चीज़ पूछा जाता है।
अब देखो किसी सर्किट में कितने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इस चीज़ को हम खुद तो नाप नहीं सकते। तो इस चीज़ को नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, दैट इज़ एमीटर, जो कि किसी भी सर्किट का करंट नाप लेता है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए। इसको हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। अब ये सीरीज़ पैरेलल क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो जिस तरह से वाटर को फ्लो करने के लिए स्लोप्ड पाथ चाहिए, यानी कि ढलान टाइप का रास्ता चाहिए, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए भी पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो वाटर तब तक फ्लो नहीं करता जब तक हाइट का डिफरेंस ना हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी तब तक फ्लो नहीं करते जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सेल होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज़ बैटरी, वो इस पोटेंशियल को क्रिएट करता है, दैट इज़ हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो इसी हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि फॉर्मूले टाइप में। तो देखो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ V = W/Q। यहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, W है वर्क डन यानी कि एनर्जी, Q है चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि 1 वोल्ट कितना होता है। तो देखो जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ले जाने में 1 जूल की एनर्जी खर्च हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1V = 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक चार्ज है जो कि किसी एक पॉइंट पे है एंड उसकी एनर्जी है 12 वोल्ट की। तो जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो उसने खर्च किया 5 वोल्ट की एनर्जी। तो उस चार्ज का हाई पोटेंशियल क्या था, 12 वोल्ट, लो पोटेंशियल क्या था, 7 वोल्ट, एंड ये जो एनर्जी खर्च हुई है बीच में यहाँ से वहाँ ले जाने में, दैट इज़ 5 वोल्ट। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू, जिसको कि हम कहते हैं वोल्ट मीटर, एंड इसको हमेशा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स, कुछ कंपोनेंट्स का जिनका कि हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, अगर हम उनका डायग्राम बनाने बैठ जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इन कंपोनेंट्स के सिंबल्स बना दिए गए ताकि हम इन्हें ईजिली ड्रॉ कर सकें। तो फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, जिसमें कि एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है। बड़े लाइन पे हम दिखाते हैं पॉजिटिव सिंबल, छोटे पे दिखाते हैं नेगेटिव सिंबल। नेक्स्ट है आपका बैटरी, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसके बाद है ओपन स्विच, यानी कि जब करंट फ्लो नहीं करता। उसके बाद है क्लोज स्विच, जब करंट फ्लो करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर है रेजिस्टर, रियोस्टैट, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो इस तरह से आपको सिंबल्स को भी ड्रॉ करना आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, जो कि आपको जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 1927 एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने कि करंट एंड वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप पता किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, उस हिसाब से करंट भी बढ़ता चला जाता है, दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने नाम दिया ओम्स लॉ। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी वायर के आसपास का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट के। तो जब भी हम किसी एक सर्किट का V/I रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। साथ में ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई कि ये जो V/I का रेशियो होता है वो अच्छे कंडक्टर्स के लिए कम होता है एंड पुअर कंडक्टर्स के लिए ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस कांस्टेंट को नाम दिया गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करती है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, एंड हम इसे ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आता है V/I। तो डिस्कस करते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होता है। तो जब भी किसी सर्किट में 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा एंड 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके रेशियो को हम बोलेंगे 1 ओम का रेजिस्टेंस, दैट इज़ 1 ओम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी कि जब रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। तो जब भी हमें किसी सर्किट में करंट को चेंज करना हो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा देंगे। ऐसा ही एक डिवाइस होता है जिसका कि हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाने एंड घटाने में। उस डिवाइस को हम कहते हैं रियोस्टैट। अब देखो एक कंडक्टर जिसमें कि कुछ रेजिस्टेंस हो उसको हम कहते हैं रेजिस्टर। इस डायग्राम में आप देख सकते हो रेजिस्टर कैसा दिखता है, एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर ज़रूर देखा होगा। तो कंडक्टर में होगा लो रेजिस्टेंस एंड इंसुलेटर में होगा हाई रेजिस्टेंस। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो स्टडीज़ से ये पता चला है कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है, वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है एंड वायर के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि वो वायर किस चीज़ से बना हुआ है। तो जब हम वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, दैट इज़ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, दैट इज़ रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब हम इन प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक फार्मूला डिराइव करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आएगा R इक्वल्स टू रॉ L बाई ए। रॉ है यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी भी किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जिस वजह से करंट का फ्लो रेजिस्ट करता है। तो कंडक्टर जितना अच्छा होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी एंड कंडक्टर जितना ख़राब होगा उसका रेजिस्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टिविटी इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल कैसा है, उसमें करंट फ्लो हो पा रहा है या नहीं। तो अगर करंट ईजिली फ्लो हो पा रहा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी एंड अगर फ्लो नहीं हो पा रहा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। एंड ये जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जो एलॉय होता है जिसको कि हम मेटल्स को कंबाइन करके बनाते हैं उसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड वो हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होता, जिस वजह से उसे हम यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर। अब नेक्स्ट एंड द काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो देखो, जब भी किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर हो एंड उन सभी रेजिस्टर से सेम करंट पास हो रहा हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हो कि बैटरी से आई करंट निकला, वही आई करंट R1 के थ्रू भी पास हुआ, R2 के थ्रू भी पास हुआ, R3 के थ्रू भी पास हुआ। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दैट इज़ रेजिस्टर्स इन सीरीज़। तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम R1 के थ्रू उतना ही फ्लो कर रहा है R2 के थ्रू एंड उतना ही फ्लो कर रहा है R3 के थ्रू। तो इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट रिमेंस द सेम, यानी कि करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो अगर हमें इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना हो जिसका वैल्यू इन तीनों के बराबर हो तो उसके लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है टोटल, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन तीनों का टोटल निकाल के उतनी ही वैल्यू का एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देंगे जो कि इन तीनों को रिप्लेस कर देगा। तो चलिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं जिसकी मदद से हम तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ पाएंगे। तो अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? V1 + V2 + V3 एंड ओम्स लॉ के हिसाब से कैसे निकलेगा? V net = I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम ओम्स लॉ लगाएं V1, V2, V3 तीनों पे तो V1 क्या हो जाएगा? I इंटू R1, V2 हो जाएगा I इंटू R2, V3 हो जाएगा I इंटू R3। ऊपर के तीनों इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो IR नेट हो जाएगा IR1 + IR2 + IR3 के बराबर। तो बोथ साइड I कॉमन होके कट जाएगा एंड जो लास्ट फार्मूला आपका बनेगा वो है R net = R1 + R2 + R3। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, जब भी किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर हो एंड उन रेजिस्टर के थ्रू अलग अलग करंट पास हो रहा हो तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि बैटरी के थ्रू करंट I निकला एंड फॉर डिफरेंट रेजिस्टर्स ये डिवाइड हो गया I1, I2 एंड I3 में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई। तो जितनी एनर्जी उसको R1 के थ्रू पास करने में खर्च होगी उतनी ही R2 के थ्रू भी होगी, उतनी ही R3 के थ्रू भी होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज को R1 के थ्रू पास होने में कम एनर्जी लगेगा, R2 में और ज़्यादा लगेगा एंड R3 के थ्रू और ज़्यादा लगेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। अब देखो, अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? I net = I1 + I2 + I3 एंड अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं तो टोटल करंट कैसे निकलेगा? V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। एंड अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें हम I1, I2 एंड I3 पे तो I1 हो जाएगा V/R1, I2 हो जाएगा V/R2 एंड I3 हो जाएगा V/R3। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशंस V/R net हो जाएगा V/R1 + V/R2 + V/R3 के बराबर। दोनों साइड V कॉमन होकर कट जाएगा एंड 1/R net = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये तो हमने बात करी कि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, राइट। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल को अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको NCERT एग्जाम्पल 12.7, 12.8 एंड 12.9 को अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें।
अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ओवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट करंट चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए। तो सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसलिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक कंपोनेंट ख़राब होता है तो उस वजह से करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता, जिस वजह से जो सर्किट है वो पूरी ब्रेक हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कंपोनेंट्स को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ज़्यादा करंट होता है वो तो कंज्यूम होता है यूज़फुल वर्क के लिए, लेकिन कुछ करंट हमारा वेस्ट होता है एज अ हीट, जिससे कि हमारे गैजेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है जिसमें कि कुछ रेजिस्टेंस हो, तो वो कंडक्टर पहले गर्म होता है एंड उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस होना। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फ़ैन चलने के साथ साथ गर्म भी हो जाता है, जो कि वेस्टेज ऑफ करंट है। लेकिन इसी चीज़ का हम पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं इन मेकिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हीट इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। तो आप सभी को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा कि पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज़ एनर्जी अपॉन टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। तो पावर हो जाएगा वी क्यू बाई टी एंड क्यू बाई टी होता है आई, तो पी हो जाएगा वी इंटू आई, यानी कि पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। अब देखो, हीट तो एक एनर्जी है, राइट? तो एनर्जी क्या होती है? पावर इंटू टाइम। तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? वी आई इंटू टी। अब ओम्स लॉ के थ्रू आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो, दैट इज़ आई होता है वी बाई आर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। वी होता है आई आर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो हीट एनर्जी निकालने के हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हो गए, दैट इज़ वी आई टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तीनों हैं एक ही फॉर्मूले, बस ओम्स लॉ के थ्रू हमने इन्हें चेंज कर दिया है। इस चीज़ को फाइंड किया था जूल्स ने, इसीलिए हम इसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दैट इज़ जब भी कोई करंट आई पास होता है किसी भी कंडक्टर से ऑफ रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी, तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम, दैट इज़ एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इसका मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के एंड टाइम के। इसी चीज़ को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो, इसी लॉ के ऊपर काफ़ी सारे डिवाइसेस बेस्ड हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो कि इसी लॉ के ऊपर काम करते हैं। तो इसी चीज़ को हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। अब देखो, ये जो इफेक्ट है वो है तो अनडिज़ायरेबल, क्योंकि इस वजह से जो यूज़फुल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, जिस वजह से कंपोनेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड उसकी प्रॉपर्टी भी अल्टर हो जाती है। लेकिन कुछ डिवाइसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर, ये सारे इसी इफेक्ट पे बेस्ड हैं, दैट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। NCERT में इस इफेक्ट के ऊपर ओनली 2 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो चलिए इनको जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस होता है एंड उसी हीट से लाइट प्रोड्यूस होता है। इसमें एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई हो, फॉर एग्जांपल टंगस्टन, और साथ में कुछ केमिकली इनएक्टिव गैसेस भी मिलाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड आर्गन, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो एंड बल्ब की लाइफ बढ़ सके। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे सर्किट को बचाता है फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं एंड इसकी जो वायर होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो जब भी हाई करंट हमारे सर्किट में आता है तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी वायर ब्रेक हो जाती है एंड हमारा सर्किट बच जाता है फ्रॉम हाई करंट्स। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रेट पे कंज्यूम्ड हो रही है उस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज़ P इक्वल्स टू V इंटू आई। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो जब भी कोई डिवाइस ऑपरेट होगा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे एंड वो कैरी करेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो वो जो पावर कंज्यूम करेगा उसको हम बोलेंगे 1 वॉट ऑफ पावर। ये जो यूनिट है वॉट, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो रियल लाइफ में हम एक बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं किलो वॉट। 1 किलो वॉट होता है 1000 वॉट के बराबर। इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हो जाएगा वॉट आर। जब 1 वॉट पावर यूज़ होगा 1 घंटे के लिए तो हम बोलेंगे 1 वॉट आर एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है किलो वॉट आर, जिसको कि हम कॉमनली कहते हैं यूनिट। 1 किलो वॉट आर होता है 1 यूनिट के बराबर। अगर हम चेंज करें किलो वॉट आर को जूल्स में तो वो हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो चुका है फिनिश। अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्टिविटीज़। तो इस चैप्टर में टोटल 6 एक्टिविटीज़ हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 12.1। तो इस एक्टिविटी में आपको सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप करना है।
उसके बाद जिस हिसाब से आप नंबर ऑफ सेल बढ़ाओगे उस हिसाब से आपको वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग को नोट करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जब हम नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है एंड जो करंट है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनली बढ़ता रहता है। दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। V/I का रेशियो सेम रहेगा एंड ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 12.2। तो सबसे पहले इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करना है। उसके बाद एक्स एंड वाई पॉइंट पे आपको अलग अलग चीज़ें लगानी है। फर्स्ट आपको निक्रोम वायर लगाना है, फिर आपको बल्ब लगाना है एंड फिर आपको टॉर्च बल्ब लगाना है। इन तीनों कंपोनेंट्स के लिए आपको एमीटर रीडिंग भी नोट करते जानी है। तो जब आप एमीटर रीडिंग चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि किसी के थ्रू ज़्यादा करंट पास हो रहा था एंड किसी के थ्रू कम करंट पास हो रहा था। तो ऐसा होता है एक प्रॉपर्टी की वजह से जिसको कि हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 12.3। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग वायर्स को लगाना है एंड चेक करना है कि किस वायर के लिए कितना करंट आ रहा है। फर्स्ट आपको निक्रोम वायर लगाना है, सेकंड आपको डबल लेंथ का निक्रोम वायर लगाना है, थर्ड आपको डबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का निक्रोम वायर लगाना है एंड फोर्थ आपको कॉपर वायर लगाना है। तो जब आप एमीटर रीडिंग चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं उस हिसाब से हमारी करंट घट जाती है एंड जैसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा करंट बढ़ जाता है एंड जैसे ही हम नेचर ऑफ मटेरियल चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 12.4। तो इसमें आपको 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगाने हैं। उसके बाद आपको उन तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू एमीटर रीडिंग चेक करना है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट ही पास हो रहा है। दैट इज़ करंट रिमेंस द सेम इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 12.5, जिसमें कि आपको 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स लगाने हैं इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड उनके थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। तो जब आप चेक करोगे तो आपको तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस डिफरेंट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्टिविटी है आपका 12.6, जिसमें कि आपको 3 डिफरेंट रेजिस्टर्स लगाने हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपको उन तीनों रेजिस्टर्स के थ्रू करंट भी नापना है एंड साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी नापना है। तो जब आप मेज़र करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि तीनों रेजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट तीनों रेजिस्टर्स में डिफरेंट है। दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है एंड करंट डिफरेंट रहता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड एक्टिविटीज़ होता है फिनिश। लेकिन मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ब्लू क्वेश्चंस एंड साथ में बैक एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करना है। अगर आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड एग्जाम्स में भी उससे बाहर नहीं आता है। तो आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगेन अगर आपको इस तरह से नोट्स विद एक्सप्लेनेशन सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। एंड अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है एंड साथ में ओनली 20 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। अदरवाइज़ नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते समय खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।